नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। 2024 के चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से शुरू हो गई हैं। एक तरफ विपक्ष की महाबैठक स्पेशल 26 जो विपक्ष का है वो मिल रहा है बेंगलुरु में। ये दूसरी मीटिंग है। विपक्ष अपना कॉमन एजेंडा ढूंढने की कोशिश में है और लगातार इस बात की तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से एक कॉमन ऐसा एजेंडा बन पाए जिसपे विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी की जो लीड है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए है उस गठबंधन को हरा पाए। सभी दल, कांग्रेस एक बड़ा दल है, वहीं बीजेपी बड़ा दल है, अपने गुणा भाग में लगे हुए हैं और पूरे जगह पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर क्यों लगाए गए हैं बताते हुए कि देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को तरजीह दी जा रही है। कुछ तस्वीरें जरा आपको आज दिखाते हैं। आज बैंगलोर की मीटिंग जो है शाम 6 बजे शुरू हुई और इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े नेता जो हैं विपक्षी पार्टियों के जो इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं वो सब आज पहुंचे इस पूरे विपक्ष के जो एजेंडा है उसमें शामिल होने के लिए। शाम 6 बजे बैठक शुरू हुई। 26 विपक्षी दल इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और बाकी जो नेता हैं वो सब, अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। We will decide in this meeting what the course of action in future. Certainly parliament session is also starting on 20th onwards. We will chalk out the parliament strategy also. Certainly we are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है इसका दुल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दुल्हा चुनेंगे। तो रविशंकर प्रसाद दूल्हा दुल्हन की बातें कर रहे हैं, उसकी एनालॉजी बारात में लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कम से कम एक फर्क, जो एनडीए का एक पूरा गठबंधन बन रहा है, कल 38 बताया जा रहा है कि पार्टियां मिलेंगी, उसमें और विपक्ष में कम से कम सिर्फ एक फर्क जरूर है कि वहां पर नेता कौन होगा, कौन लीड करेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस बात की क्लैरिटी है। लेकिन उसके बाद भी बड़ी कमाल की बात है कि कैसे दोनों जो विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं, इस वजह से कि चुनाव जो है 2024 का लड़ा जा सके। तो गुणा भाग चल रहा है। पर 26 विपक्षी दल, स्पेशल 26 कौन है जो इस वक्त बेंगलुरु में साथ साथ खड़े हैं, जरा आपको फटाफट बता देते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, साथ ही साथ डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, आरएलडी, आरएसपी, उसके साथ साथ आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, वीसीके, एमडीएमके, केरल जे, केडीएमके, फॉरवर्ड ब्लॉक, एमएमके और अपना दल कमेरावादी। 26 दल ये कुल मिलकर अब तैयारी कर रहे हैं। लामबंदी है इनकी बीजेपी को हराने के लिए 2024 के चुनाव में। एजेंडा क्या है इस मीटिंग का, जरा आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे कैसे जो तैयारियां चल रही हैं उसमें इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्या प्रमुख बातें इस मीटिंग में उम्मीद लगाई जा रही है जिस पर विचार विमर्श किए जाएंगे। बैठक में 3 वर्किंग ग्रुप बनाने जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि जो पहला वर्किंग ग्रुप है वो कॉमन एजेंडा क्या होगा उस पर काम करेगा। उसके साथ साथ दूसरा वर्किंग ग्रुप अगस्त में प्रचार की रूपरेखा तय करेगा, क्योंकि चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन कौन कहां पर रैली करने जाएगा, इन सब बातों पर यह दूसरा ग्रुप विचार करेगा। तीसरा ग्रुप जो है राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का खाका तैयार करेगा, किसको कितनी सीट, तो यह ग्रुप अहम होगा। कैसे किसको कितनी सीट मिलेगी, डिवीजन क्या होगा, कौन कितनी सीट छोड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह तय करना तीसरे ग्रुप का काम है। 2024 में लोकसभा चुनाव जो है
वो होगा। गठबंधन विधानसभा और स्थानीय चुनाव में लागू नहीं होगा, यानी कि ये पूरे तरीके से एक जो विचार बनाया जा रहा है उसकी कोशिश ये है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक इसको सीमित रखा जाए। मोर्चे का नाम और संयोजक क्या होगा? यूपीए पहले हुआ करता था, क्या यूपीए बदल के कुछ और नाम होगा? और क्या इसमें संयोजक होगा, कौन होगा चेयरमैन? जैसे सोनिया गांधी हुआ करती थी यूपीए की चेयरमैन। ये प्रमुख बातें होंगी, अहम बातें होंगी जिन पर बातचीत की जाएगी। चलिए सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त बेंगलुरु में हैं। निहाल, आज का जो पहला दिन था वो ये मान के चलें कि लोगों का एक दूसरे से मिलने मिलाने का एक बार फिर से, और फिर आज का डिनर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी बात यह है कि इस बार की मीटिंग में सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है 2004 से 2014 के बीच में एक कोalition सरकार चलाने का, यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर एक पूरे कोalition को आगे लेके जाने का, वो सब काफी काम आने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए यहाँ बेंगलुरु के इस 5 सितारा होटल में जहाँ ये बैठक चल रही है, यहाँ पर आज सुबह में जब यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश शामिल थे, तो हम सब ने यही सवाल पूछा था कि आपने एक फ्रंट बनाया है तो आखिर इस फ्रंट का नाम होना चाहिए, कि इस फ्रंट का नाम बताइए। क्या इस बार आपके एजेंडे में है? क्या इस बार आप तय करेंगे कि इस फ्रंट का नाम क्या होगा? दूसरा सवाल ये था कि आखिर इस फ्रंट का अध्यक्ष कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा? इस पर भी हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस बार ये तय होगा कि कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि अलग अलग पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एक नेता दूसरे प्रदेश की भाषा नहीं जानता, दूसरा नेता तीसरे प्रदेश की भाषा नहीं जानता। तो ऐसे में जब कैंपेन चलेगा तो आखिर कौन किस जगह पे किस तरह से कैंपेन करेगा? तो ये बताया गया कि शायद 3 कमेटी बनाई जा रही है जो ये सब तय करेगी, और एक कमेटी का ये काम होगा कि कौन नेता किस जगह पे भाषण देगा, जिससे कि किसी तरह का लैंग्वेज को लेकर के कोई बैरियर पैदा ना हो। दूसरी बात जो ये बताई गई है वो ये कि एक कमेटी ये तय करेगी कि किस पार्टी का किस राज्य में किसके साथ तालमेल करना हो और किस तरह से इस तालमेल को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि जैसे कई सारे राज्य हैं जहां पर जो 2 रीजनल पार्टियां हैं वो आपस में लड़ती रही हैं, अगर उनके लोग साथ में आ जाते हैं और ऐसे में अगर तालमेल होता है तो कई जगहों पर देखा गया है कि वो तालमेल काम नहीं करता है और इससे किसी और पार्टी को फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार ये जो गठबंधन बना है इसका नाम क्या होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा और इसका कन्वेनर कौन होगा। यहाँ देखिए बेंगलुरु का मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहावना है। गोविंद मूर्ति बाईं तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो देखिए हल्की बारिश यहाँ पे हुई है, लेकिन इसके ठीक दाहिने तरफ वो होटल जहाँ पर यह बैठक चल रही है, अभी जो इनफॉर्मल बैठक चल रही है, इसके बाद डिनर है, वहाँ तापमान किस तरह का है उस मीटिंग हॉल में, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग क्षेत्र से ये लोग आते हैं। बिल्कुल, तो क्या ये जो सुहावना मौसम है बेंगलुरु का वो कुछ मदद करेगा निहाल कुछ समन्वय बैठाने में? ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है। देखना होगा कि इस हवा पानी का जो बदलाव हुआ है विपक्षी दलों के लिए उसका असर कितना होता है समन्वय बैठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेंगलुरु से लाइव रिपोर्ट हमारे लाने के लिए। एक तरफ जहां विपक्ष के स्पेशल 26 जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारे भी 38 योद्धा तैयार हैं, यानी कि एनडीए में अब ताकत बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 38 हमारे भी हैं जो कल दिल्ली में मिलने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन अगर आज बेंगलुरु में विपक्ष का है तो कल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, जब एनडीए के 38 दल मिलेंगे। अब इसमें कई दल ऐसे भी होंगे जिनकी ताकत राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें एमपी एमएलए के तौर पर शायद ज्यादा ना हो, लेकिन ये छोटे छोटे दल कई जगह पर जीतने और हारने के वोट में अंतर जरूर कर देते हैं, और इसी वजह से स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि कोशिश करी जाए कितने ज्यादा से ज्यादा वोटों को कंसोलिडेट किया जा सकता है। बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाएगी। कल एनडीए की बैठक होगी दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पहले कल ओबीसी नेता ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि उनके आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। वहीं चिराग पासवान और जितिन राम मांझी को भी एनडीए की इस बैठक में न्योता मिला है।
संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले होने वाले इस बैठक का मकसद यह दिखाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी कई दल इस वक्त साथ साथ खड़े हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें कौन कौन से एनडीए के साथ नए दल कौन से हैं, ताकत एनडीए की कौन कौन से दल बढ़ा रहे हैं, अब ये पूरे दल हैं या उनके कोई फैक्शन, जरा ये भी आपको बता देते हैं। 38 बनाम 26 की जो लड़ाई है, एनसीपी का अजीत पवार गुट भी कल आने वाला है, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट इसमें शामिल होंगे, उनके चाचा पहले ही इसमें हैं, जो हम पार्टी है जितिन राम मांझी वो भी वहां पर होगी, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी वहां शामिल होंगे, वीआईपी पार्टी जो है मुकेश साहनी वो भी यहां पहुंच रहे हैं, एसपी ओम प्रकाश राजभर भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश ने एक बड़ी अहम महत्वपूर्ण जानकारी निकाल के बताई है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब मीटिंग हुई चिराग पासवान की, तो कल एनडीए की बैठक में चिराग पासवान से पहले जो मीटिंग हुई है उसमें 2019 की तरह चिराग पासवान ने कुछ शर्तें जरूर रखी हैं। 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट उन्हें मिले, ऐसी बात चिराग पासवान ने रखी है। अखिलेश जी के पास सीधे चलते हैं। अखिलेश जी, बेंगलुरु में अगर शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का है तो दिल्ली में ताकत दिखाएगा, बीजेपी भी ताकत अपनी पूरी दिखाएगी। लेकिन अखिलेश जी, एक बात महत्वपूर्ण यह भी है कि 2024 का चुनाव एनडीए वर्सेस एक नए यूपीए के तौर पर दिख रहा है, यानी कि घटक दल कितने महत्वपूर्ण है यह बीजेपी को भी पता चल रहा है और वहीं कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले अंकित में निहाल को सुन रहा था जो बेंगलुरु के सुहाने मौसम का जिक्र कर रहे थे कि वहां हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं बीजेपी मुख्यालय पर, और आप दिल्ली का मौसम आप जानते हैं कि बेहद उमस भरा है, पसीना लगातार यहां पर आता है, लेकिन मेहनत करनी होती है, पसीना आपको बहाना होता है। जो सुहाना मौसम है आपको खुशी दे सकता है, लेकिन विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि अगर आपको 2024 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि एनडीए भी कल यहां पर 38 दलों को इकट्ठा कर रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में 38 दल इकट्ठे हो रहे हैं। पीएम मोदी उस बैठक में होंगे, गृहमंत्री अमित शाह उस बैठक में होंगे। और साफ सी बात है कि बीजेपी का संदेश ये है कि अगर विपक्षी दल ये कहते आए कि बीजेपी की कमान जब से नरेंद्र मोदी ने संभाली है, सहयोगी दलों को सम्मान नहीं मिलता, सहयोगी दलों को वो साथ लेकर नहीं चल सकते, तो इस धारणा को मिटाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी ये कहती है कि अगर आपके पास 26 है तो हमारे पास 38 दल हैं, और ये वो दल हैं जो 9 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अगले लोकसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसीलिए 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 हो, बीजेपी ये कहती है कि वो अकेले चुनाव तो लड़ती है कई राज्यों में जहां वो मजबूत है, लेकिन कई जगह पर उसने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता भी किया है, चाहे 14 में किया हो, चाहे 19 में किया हो, और 24 में भी यही करेगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे अंकित कि कई दल ऐसे भी हैं जिनकी शायद लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में, विधान परिषद में ताकत ना हो, यह बात सही है। लेकिन 2014 में जब अमित शाह बीजेपी के महासचिव थे और यूपी की कमान उनको सौंपी गई थी, तब आज के जिन दलों का हम जिक्र करते हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, इन दलों की ताकत तब 0 के बराबर थी। लेकिन अमित शाह ने इनकी ताकत को पहचाना, अपने साथ रखा, और तमाम छोटी छोटी जातियों की नुमाइंदगी ये दल करते हैं। तो इस तरह से इन जातियों का एक इंद्रधनुषी गठबंधन अमित शाह ने तैयार किया था, जिसका परिणाम है कि 2014, 2017, 2022, 2019 4 लगातार चुनाव बीजेपी ने यूपी में जीते हैं। और अब इसी फार्मूले को बीजेपी अन्य राज्यों में लेकर जाना चाहती है। तमिलनाडु, केरल में खासतौर से बीजेपी इसी फार्मूले पर काम करी, जहां पर छोटे छोटे दल जो जातियों को, अलग अलग जातियों को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको बीजेपी अपने साथ रखेगी। और कल यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछा था कि कल की बैठक का मतलब क्या ये भी है कि तमाम 38 दलों के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आगे चल करके जो स्थानीय परिस्थितियां होगी इनके हिसाब से फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, तो चुनाव की जमीनी स्थिति को देखकर फैसला जरूर किया जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, अखिलेश जी भी आपको बता रहे थे, छोटे छोटे दल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई जगहों पर। जीत और हार का जो फर्क है, जिस तरह के वोट ये लेकर आते हैं, ये फर्क, वो जो फासला है, ये तय कर देते हैं। तो दोनों तरफ एनडीए और नया यूपीए जो है वो सब इकट्ठे होकर इसी गुणागणित में लगे हुए हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।